lecture now. Today's lecture topic is pneumonia and also known as श्वसनक ज्वर. Okay, फुल्लिका भी बोलते हैं इसको अपने आयुर्वेद के अंदर. So the major cause of concern in India is 1/3 of the cases constituted by this only. अगर आपके पास बहुत सारे बच्चे बीमार हैं तो उसमें अगर 1/3 केस जो आता है वो निमोनिया नाम से ही आता है. और अगर आप ओपीडी को देख रहे होंगे तो रेगुलर आपको जो है उस ओपीडी के हमारे ओपीडी के अंदर निमोनिया के केसेस दिख रहे हैं. ठीक है. सो द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इज अंडर 5 चिल्ड्रन इज निमोनिया. ओके. तो अभी जितने बच्चे भी खत्म होते हैं या फिर जिनको मोर्टेलिटी हो रही होती है वहां पर ज्यादातर कॉजेस क्या रहते हैं, तो निमोनिया रहती है. 90% ऑफ द डेथ इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू निमोनिया. निमोनिया के कारण जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा होता है वो हो रहता है. तो कुल मिलाकर के निमोनिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज और उसको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा. ओके. सो निमोनिया है क्या? निमोनिया इज अ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन्वॉल्विंग द लंग पैरेन्काइमा. It is actually because of some infection which has been caused in the past and after proper bacteremia और viremia वो अच्छा से पूरे जब छाती में फैल जाता है तो उसके बाद वो इन्फेक्शन होता है और मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन होता है. इसलिए म्यूकस आना, म्यूकस से जो वो है भर जाना, ठीक है, ये सब कारण होते हैं और जिसकी वजह से एल्वेलाइज क्या होती है वो पूरी कोलैप्स कर जाती हैं म्यूकस भरने की वजह से. ओके. सो द बैक्टीरियल न्यूमोनिया प्राइमरली स्प्रेडिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. इट्स रिलेटेड टू एल्वेलाई. जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहां तक जाकर के पहुंच जाता है. अब देखो निमोनिया वो होता है कि लोब अगर इन्वॉल्व हो रहा है, एक साइड इन्वॉल्व हो रही तो लेफ्ट और राइट बोलते हैं. अगर एक ब्रोंक्यूल पार्ट, ब्रोंकोपल्मोनरी बोलेंगे निमोनिया. अगर निमोनिया का कितना पार्ट कंसोलिडेशन में जा रहा. कंसोलिडेशन का मतलब हो गया कि जो हमारा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होता है जहां पर हमारा एयरवे, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेशन हो रहा होता है उस जगह पे जहाँ ओपन स्पेस है वहां पर निमोनिया की वजह से जो म्यूकस आ रहा है जो वो अगर आकर के वहां बैठ जाता है और निकल नहीं पाता है तो धीरे धीरे वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से वो पूरा एरिया काम नहीं करता ऑक्सीजनेशन का और उस एरिया में कंसोलिडेशन होता है. ओके. उसी को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं और धीरे धीरे जब काफी एक बड़ा पार्ट कवर कर लेता है तो उसको लोबर निमोनिया या लेफ्ट साइड या राइट साइड लंग का कंसोलिडेशन होने की वजह से और बहुत ज्यादा हो जाता है तो कई बार जो है वहां पर जो है वो कोलैप्स हो जाता है. ओके. और यही कंजेशन की वजह होती है और इस तरह से लोबर निमोनिया आप समझ ही रहे हैं. बगल में कंसोलिडेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अभी तक. ठीक. और वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण वो भरता है? वो है एक्सुडेट्स, ट्रांसुडेट्स. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो रहती है वो जाकर के वहां पर इन्वॉल्व हो जाती हैं और उसकी वजह से वहां पर रेस्पिरेटरी जो वर्क हो रहा होता है वो नहीं होता है. न्यूमोनाइटिस क्या है? न्यूमोनाइटिस वहां का वो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है और ज्यादातर नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस के कारण है, लोकलाइज्ड चीजों की वजह से होता है. पोस्ट मीजल्स ब्रोंकोनिमोनिया एक न्यूमोनिया होता है पोस्ट मीजल्स. मीजल्स का जो वायरस होता है उसकी वजह से जो एल्वियोलाई, सपोर्टिव टिश्यू और ब्रोंक्यूल्स ये सारी जितने हैं चीजें वो अगर वहां पर इन्फ्लेमेट कर रही होती हैं तो उसकी वजह से जो वहाँ पे एक्सुडेशन और ये सब बढ़ जाते हैं, एक्सुडेट्स और ये सब ट्रांसुडेट्स, तो वहां पर जो निमोनिया होती है उसको हम बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया. ओके. इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है कि वहाँ मैसिव प्रोलिफरेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है और डिसफॉर्मेशन ऑफ द एल्वियोलर सेल्स जो है वो जब हो जाती है जिसकी वजह से थिकनिंग हो जाती है एल्वियोलर वॉल्स की, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया. तो निमोनिया के पार्ट्स बहुत सारे टाइप निमोनिया के होते हैं पर कुल मिला के प्रेजेंटेशन एक जैसी होती है. परसिस्टेंट निमोनिया. परसिस्टेंट निमोनिया क्या होता है? परसिस्टिंग सिम्टम ऑफ निमोनिया और एक्सरे फाइंडिंग्स में जब 1 महीने तक चीजें बनी रहती हैं तब उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट निमोनिया. ओके. दूसरा होता है मतलब अगर 1 महीने में 1 से 2 बार हो गए तो मतलब निमोनिया बना हुआ है लगातार और फाइंडिंग्स में भी मिल रहा है, सिर्फ पेशेंट की कंप्लेंट में नहीं, फाइंडिंग्स में भी अगर वो मिल रहा है एक्सरे की तो उसमें कंसोलिडेशन दिख रहा है तो फिर हम उसको समझेंगे निमोनिया जो है वो बिकॉज ऑफ
जो वहाँ पे ट्रांसुडेट और एक्सुडेट के कंसोलिडेशन की वजह से है और लगातार बना होने की वजह से वो क्या है, परसिस्टेंट निमोनिया है। फिर रिकरेंट निमोनिया, अगर एपिसोड्स 2 एपिसोड्स आ गए 1 साल के अंदर और मोर देन 3 एपिसोड्स एनी टाइम, तो और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स के साथ, तो हम उसको रिकरेंट निमोनिया बोलेंगे, मतलब बार बार उसको निमोनिया हो रहा है। रिकरेंट निमोनिया और परसिस्टेंट निमोनिया में फर्क क्या है? परसिस्टेंट निमोनिया ठीक नहीं हुआ है, जबकि रिकरेंट निमोनिया एक बार ठीक होकर के फिर से आ गया तो उसको रिकरेंट निमोनिया बोलते हैं। ओके ओके, तो निमोनिया जो है वो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें उससे पहले थोड़ा इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। निमोनिया क्यों होता है, किन कारणों से होता है? शायद इन स्लाइड्स के अंदर बहुत इटियोलॉजी हम अभी नहीं पहुंचे, आगे मिलेगी तो बात अलग है। तो निमोनिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। निमोनिया हो सकता है बैक्टीरियल, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ज़्यादा जिम्मेदार होता है। निमोनिया हो सकता है वायरल, जिसमें आरएसवी यानी रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस जो होता है वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, अमूमन छोटे बच्चों में और न्यूनेट्स में ज़्यादा होता है। फिर निमोनिया हो सकता है माइकोप्लाज्मा के कारण। निमोनिया हो सकता है केमिकल के फ्यूम्स के कारण। निमोनिया हो सकता है आपका जो ये है निमोनिया जो कैरोसिन की वजह से भी निमोनिया हो सकती है। लोग अमूमन कैरोसिन पी के जो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, उनमें होता क्या है, सरफेस टेंशन जो होती है कैरोसिन की, तो केमिकल निमोनिया उसको बोलते हैं। और सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जो कैरोसिन है वो सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है और लंग्स में जाके डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। तो ये एक निमोनिया ये भी हो गया। एक निमोनिया का और पार्ट है लोएफ्लर्स निमोनिया। ठीक है, लोएफ्लर्स सिंड्रोम जो उसको बोलते हैं, वो होता है निमोनिया बिकॉज ऑफ जो आपका एग्स होते हैं वर्म्स के, वो धीरे 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 हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लोएफ्लर्स निमोनिया। ओके, तो ये निमोनिया के कुछ कुछ कारण हैं। मतलब निमोनिया सिर्फ एक कारण से नहीं, बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन एक जैसा होता है। ओके, तो अभी हम यहाँ देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो निमोनिया कैन अकर एट एनी स्टेज, ओके, एंड मोर कॉमन इन यंगर चिल्ड्रन। ठीक, निमोनिया में 13% ऑफ ऑल इन्फेक्शन इलनेस जो होती है वो निमोनिया के कारण होती है यंगर देन 2 years में। अगर 2 साल के बच्चों तक में बीमार पड़ने के सबसे ज्यादा रीजन देखे जाएंगे तो दिस इज बिकॉज ऑफ निमोनिया, 13% है। निमोनिया, न्यूबॉर्न्स विद निमोनिया कॉमनली प्रेजेंट विद पुअर फीडिंग। ठीक है, न्यूबॉर्न्स के अंदर ज्यादातर प्रेजेंटेशंस दिखाई नहीं पड़ सकते। ठीक है, तो क्योंकि वो बता तो सकते नहीं है। तो निमोनिया जो न्यूबॉर्न्स में है वो ज्यादातर क्या रिप्रेजेंट करेगी? बच्चा दूध नहीं पिएगा, पुअर फीडिंग, इरिटेबिलिटी रहेगी और टैकीएपनिया रहेगा, रिट्रैक्शन रहेगा, ग्रंटिंग रहेगी और हाइपोक्सीमिया रहेगा। हाइपोक्सीमिया का मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहेगा। ग्रंटिंग का मतलब घड़र घड़र की आवाज आएगी, बच्चा कफ नहीं निकाल पाएगा। जैसे मैंने कल बताया कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या रहता है कि जो कफ रिफ्लेक्स होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो स्पुटम होता है वो ठीक से निकल नहीं पाता और फंसा रहता है, इसलिए आवाज घड़घड़ाहट की बहुत आती है। फिर तीसरा है रिट्रैक्शंस। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि रिट्रैक्शन किसको कहते हैं? दो जो रिब्स होती हैं उसके बीच में जब स्किन जो होती है, जब सांस लेते वक्त अंदर धंस जाती है, तो लेबर्ड जब उसको सांस लेनी पड़ रही है तो उसको हम बोलते हैं ग्रंटिंग। ठीक है, या रिट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह के प्रेजेंटेशंस को, और या फिर वो सब सांस लेते समय उसका जो डायफ्राम है वो अंदर धंस रहा है, यानी डायफ्राम के एरिया में, डायफ्राम के साइड में जस्ट रिब्स से नीचे और जहाँ एब्डोमेन है उसके बीच में, डायफ्राम के साइड में अगर वो एरिया अंदर की तरफ धंस रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिट्रैक्शंस। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे अगर कहीं मिलेगा तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपको एक्सरे के अंदर समझना है ग्रंटिंग क्या होती है। तो इन्फेक्शन विद ग्रुप ऑफ स्ट्रोकोकस, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेस, ग्राम नेगेटिव रॉट्स, ई कोलाई, क्लब्जियला न्यूमोनी और कॉमन कॉजेज जो हैं वो बैक्टीरियल के, वो सारे जो है निमोनिया को कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले बताया कि ऐसा ऐसा निमोनिया होता है। दूसरा, ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकाई इन्फेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा ट्रांसमिट क्या कर रहे होते हैं? जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो फीटस
जो होता है जब वो बाहर आता है इन यूट्रो, तब उनको सबसे ज्यादा ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकाई से डर रहता है इन्फेक्शन होने का, और दूसरा होता है आरएसवी यानी रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस, उसके कारण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो है ज्यादातर ये समस्याएं होती है। फिर दूसरा मैंने बताया कि कफ इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम निमोनिया में, अगर इन्फेंट्स है यानी कि न्यूबॉर्न से जब बच्चा ऊपर हुआ, क्योंकि कफिंग रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न में बहुत अच्छी नहीं होती बल्कि थोड़ी सी बेटर हो जाती है किसमें, इन्फेंट्स में। तो वहां पे भी आपको क्या क्या मिलेगा, टैकी मिलेगा, तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको मिल रखना है टैकी का। फिर दूसरे रिट्रैक्शन हमने बताया, और हाइपोक्सिमिया यानी सैचुरेशन कम हो जाएगी। दिस मे बी द अकम्पनीड बाय कंजेशन, ठीक है, कंजेशन होगा आपको, फीवर होगा, इरिटेबिलिटी होगी, और डिक्रीज्ड फीडिंग होगी। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे आपको एक न्यूबॉर्न में मिल रही थी, इन्फेंट्स के अंदर भी मिल सकती है। तो मैंने बताया कि स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया सबसे ज्यादा होने वाला है निमोनिया होता है। 3 में से 1 से 3 माह के बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा समस्या स्ट्रिप्टोकोकस से होती है, और वेल रिस्पॉन्ड भी करता है मेडिसिन को। एडोलेसेंट जो होते हैं वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, सिमिलर लाइक सिम्टम्स होते हैं एडोलेसेंट में जैसे बच्चों में, यंग चिल्ड्रन में होते हैं, बट थोड़े बहुत चीजें और ऐड हो जाती हैं, जैसे कि हेडेक है। प्लूरिसी मैंने आपको बताया था, प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि वहाँ जो आपका कॉस्टोफ्रेनिक एंगल होता है, वहां पर जब फ्लूइड जो है वो डिपॉजिट होने लगता है, तो हम उसको बोलते हैं प्लूरिसी। ठीक है, फ्लूइड म्यूकॉइड फ्लूइड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, तो वहां जब प्लूरल इफ्यूजन जो है उसको कहते हैं, जब ये एरिया में जाके जो फ्लूइड है वो वहां डिपॉजिट होने लगे, और जब हम एक्सरे लेते हैं तो हमारा कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो है वहां पर फिर वो दिखता नहीं है। तो जब वो दिखता नहीं है तो ये समझ में आ जाता है कि वहां पर जो है डिपोजिशन किसका हो चुका है, म्यूकस का हो चुका है। फिर चेस्ट पेन होगा और वेग एब्डोमिनल सिम्टम होंगे। ठीक है, सिम्टम्स कहते हैं कैसे होते हैं, वेग एब्डोमिनल सिम्टम हो सकते हैं एडोलेसेंट के लिए, जबकि ऐसे वेग एब्डोमिनल सिस्टम किसमें नहीं मिलते थे, वो था इन्फेंट्स के, और नए जो यंगर चिल्ड्रन है उनमें नहीं मिल रहे थे। बट मीटिंग डायरिया, फेरेंजाइटिस, ओटैल्जिया, ओटाइटिस, ये सारी चीजें आपको इस एज ग्रुप में और कॉमन मिल सकती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूमोनिया माइकोप्लाज्मा के भी थ्रू हो सकता है, एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ न्यूमोनिया है ओल्डर चिल्ड्रंस के अंदर और एडोलेसेंट के अंदर। तो मतलब माइकोप्लाज्मा जो है वो भी न्यूमोनिया कॉज करता है, ये ना बैक्टीरिया है ना वायरस है। ओके, फिर क्या क्या पिक्यूलियरिटीज हो सकते हैं न्यूमोनिया के अंदर अगर चाइल्डहुड के अंदर हो रहा है, तो एपनिया यानी सांस लेने में तकलीफ, ग्रंटिंग रैपिड यानी घड़घड़ाहट बहुत ज्यादा होगी, एयर हंगर जैसे लगेगा कि वो पूरा सांस लेने में तकलीफ है और वो हवा को खाने की कोशिश कर रहा है। फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बार बार इस तरह से सांस लेने की वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी हो जाएगा, पेट में हवा भर जाएगी जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। अल्टर्ड सेंसोरियम क्या हो गया कि उसको सेंसोरियम मतलब उसको वो होश में नहीं रहेगा, थोड़ा सा बेहोशी टाइप की उसके अंदर रहेगी। ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग के बहुत सारी जगह है, ये सब ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्रोंको निमोनिया इस तरह की प्रेजेंटेशन से, फिर निमोनिया सेंट्रल साइड यानी लोबर निमोनिया यानी लोब्स के साइड में हो गया, ब्रोंको निमोनिया सेंट्रल साइड में हो गया। ठीक है, ये भी आपको लक्षण मिल सकते हैं। जबकि न्यूमोनिया टिपिकली क्या है, वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का एरिया है, ना कि सेंट्रल यानी ट्रैकिया या ब्रोंकल्स है, ब्रोंकस साइड का। ठीक है, यहाँ पे ब्रोंकाइटिस और ये सब ज्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, फिर नो कफ और फीवर, कई बार कफ और फीवर नहीं मिलता है, हाई मोर्टेलिटी है। देखो चाइल्डहुड के अंदर ये बड़ी दिक्कत है कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, साइन एंड सिम्टम ऑफ द निमोनिया आर ऑफन नॉन स्पेसिफिक, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि निमोनिया हो रहा है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का इन्फेक्शन उसके अंदर है, कौन सा इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो कई बार हमको ब्लड का कल्चर और सेंसिटिविटी हमको कराना पड़ सकता है। ओके, फिर ऑब्जर्विंग द चाइल्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, ये फर्स्ट स्टेप है, हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई बच्चा अच्छे से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। WHO ने बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों के अंदर न्यूमोनिया कैसे आप जानिए ये आपको बताया है, और ये मेरे ख्याल से अभी हमारे पास 3 से 4 बच्चे पर डे हमारी ओपीडी में आ रहे होते हैं, जिनका आप नेबुलाइजेशन और NICU के अंदर जिनको आप देख रहे हैं वो न्यूमोनिया से ही ग्रस्त होते हैं। और 2 महीने के बच्चे में जब 40 के आसपास
जो है नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है वो अगर 60 या उससे ज़्यादा हो जाए तब आप समझिए कि न्यूमोनिया का खतरा हो सकता है और उसको क्या हो रहा है, टैकीअपनिया हो रहा है। ओके, फिर 2 से लेके 11 महीने तक के बच्चों में यही चीज़ अगर 50 से ऊपर हो जाए और यही अगर 12 से यानी 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आ जाता है, 2 से ढाई साल के बीच में, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि 40 के ऊपर अगर जब जा रही ब्रीदिंग तो आप ये जानने शिकायत हो सकती है। तो टैकीअपनिया जो है वो सबसे पहला लक्षण आपको निमोनिया के अंदर दिखाई पड़ेगा। तो और दूसरा आपको 2-3 चीजें में फर्क जानना आना चाहिए कि निमोनिया क्या है, अस्थमा क्या है, ब्रोंकाइटिस क्या है, सीओपीडी क्या है। ठीक है, तो एक ही एरिया, लंग के एरिया में कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। फिर कफ क्या है और कफ के बाद लेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये सब अलग अलग चीजें आपको फर्क आनी करनी पड़ेगी क्योंकि लक्षण सबके सेम अब लगभग आते हैं। सबसे पहला लक्षण का खांसी, तो खांसी तो उसको आएगी, फिर स्पुटम आएगा। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन सी चीज उसको हुई है, जैसे कि एस्थमेटिक है, फिर दूसरा ब्रोंकाइटिस है। ये सब क्या है, ये सारी चीजें हमको प्रेजेंट करते हैं एलर्जिक प्रेजेंटेशंस। वहीं न्यूमोनिया है, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये जितने आइटिस वाले लगी हुई चीजें होती है वो इन्फेक्शियस ओरिजिन के रहते हैं क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन है। तो ऐसा नहीं है कि एटोपिक या एलर्जिक होने की वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन उसकी वजह से भी होगा। कई बार चीजें मिक्स्ड भी होती हैं। ओके, मतलब अस्थमा ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शियस नहीं होगा, इन्फेक्शियस होगा, लेकिन ज्यादा प्रेजेंटेशन किसकी मिलेगी, वो आपको एलर्जी की मिलेगी, एलर्जेंस की खिलाफ हाइपर सेंसिटिविटी की मिलेगी। वहीं निमोनिया जो है वो सीधा सीधा जो है विद रीजंस होंगे। आपका केमिकल हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहला सिम्टम हमको जो मिलता है वो मिलता है टैकीअपनिया, या फिर बच्चा फीडिंग करना छोड़ देगा। ओके, फिर उसके बाद हमको ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना पड़ेगा कि उसका पल्स ऑक्सीमेट्री करके कि आपका बच्चे के अंदर सेचुरेशन क्या है। 90 से नीचे है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि उसका सेचुरेशन बिकॉज ऑफ द ब्रेथलेसनेस गिर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है नेबुलाइज करना पड़ सकता है ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ। तो अभी आप देख रहे हो केस आपके एनआईसीयू के अंदर चल रहे हैं, तो अगर आपको नहीं सम दिख रहा है तो फिर वो आप आकर के देखिए। अभी आज 2-3 केसेस आपके यहाँ सामने से निकले। तो इसी तरह से हम देखिए इवोल्यूशन में भी प्रेजेंट इन द सीवियर केसेस। सीवियर केसेस में आप देख सकते हो कि कैसे कैसे जो है उसको इवोल्यूएट करना है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी क्या होती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड CO2 या जो डिसबैलेंस्ड ब्लड गैस लेवल्स होते हैं उनको देखने के लिए। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के ऊपर होती है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कहीं जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो नहीं बढ़ गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को चेक करने के लिए ही कैप्नोग्राफी की जाती है। और अगर ये हो जाएगा तो एक बड़ी दिक्कत हो सकती है, वो है एसिडोसिस, यानी जो कार्बोनिक एसिड है H2O और CO2 मिला करके एक जो है एसिडोसिस कॉज करते हैं, तो फिर चीजें और सीवियर हो जाती हैं। ठीक है, तो कैप्नोग्राफी क्या होता है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आपको देखने के लिए देख करना होता है। और इसका मेन रोल होता है मॉनिटरिंग टूल या एनेस्थीसिया और इंटेंसिव केयर के अंदर भी इसको बहुत अच्छा मॉनिटरिंग टूल माना जाता है और इसको किया जाता है। ठीक है, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट में इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या आपको डायग्नोसिस के निमोनिया के अंदर आपको आना चाहिए। सबसे बड़ा है आपको अपने स्टैथो को समझना आना चाहिए, क्योंकि स्टैथो आपको अस्कल्टेशन के थ्रू एडेड साउंड आपको बताएगा, वीजिंग बताएगा, और उसके अलावा आपको रोंकाई, क्रैप्स, ये सब आपको बताएगा। तो आपका तो बहुत बड़ा काम है कि आप जैसे बच्चे इस तरह के आए तुरंत आप रेस्पिरेशन उनका एस्कल्टेशन के माध्यम से लेना शुरू करिए। फिर सीरोलॉजी, सीरोलॉजी ब्लड सीरम के जो भी टेस्ट है वो आपको बहुत काम आएंगे। फिर कल्चर, आपको कल्चर करा के देखना पड़ेगा ब्लड का कि कौन सा इन्फेक्शन इसके अंदर आया हुआ है। सीरम जैसे आपको इकोलाई आपको दिखाई पड़ा, फिर उसके बाद आपको स्ट्रिप्टोकोकस दिखाई पड़ा, तो कौन सा प्रकार का बैक्टीरिया उसके अंदर इन्वॉल्व है। दूसरा, उसके अंदर वायरस होगा तो देखिए बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं आएगी। बहुत समझदारी की बात है कि आपने कल्चर सेंसिटिविटी दिया और उसमें लिख दिया नो ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। कई बार हमारे पास ऐसी रिपोर्ट आती है कि जिसमें बताता है कि नो ऑर्गेनिज्म फाउंड, तो हमारे को वहाँ क्या समझना चाहिए, और सिम्टम्स बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे होते हैं, किस चीज के, क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ निमोनिया दिखाई पड़ रहा होता है, बट कल्चर में कुछ नहीं आता है। तो वहां पे हमको ये समझना चाहिए कि इधर ये जो है वायरल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और दूसरा एक वो है तरीका जानने है कि आप जब भी कल्चर की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उस रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा कि एरोबिक बैक्टीरिया तो इसमें नहीं मिला, मतलब कि इसके अंदर जो रिपोर्ट उन्होंने देखी वो सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया के लिए देखी, एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए नहीं देखी, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो हमें ये जानना चाहिए कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वहां पे नहीं मिला तो इन्फेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इन्फेक्शन होगा तो हमको फिर सारे प्रकार की मेडिसिन वहां पे चलानी पड़ती है, मतलब हमको कवरेज बढ़ा देना पड़ता है। एंटीबायोटिक अगर आपको लिखना है तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव नहीं, ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक को भी हमको लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया को टैकल नहीं करना है, जो है एनारोबिक बैक्टीरिया को भी टैकल करना पड़ेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लिखने पड़ सकते हैं, डबल एंटीबायोटिक्स भी हम कभी कभी चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ केसेस के अंदर हमको जो है सिंपल गुडसेप से भी काम चलाया, और जब नहीं था तो हमारे सेफोडाक्सिन जो होता है, और नहीं होता है तो फिर हम कई बार जो है जो है एमॉक्सी सीवी और उसके साथ में लिनाजोलिड भी चलाते हैं, क्योंकि लिनाजोलिड एक कवरेज ग्राम नेगेटिव का देखता है, जबकि मॉक्सीसीवी जो है टोटल कवरेज एरोबिक बैक्टीरिया। तो कभी कभी एक के साथ हमको जब सीवियरिटी बढ़ जाती है तो हम जो है डबल एंटीबायोटिक का भी यूज करते हैं, ओके। तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो कई बार कल्चर हमको हर चीज नहीं बताता है, हमेशा ध्यान रखिए। फिर चेस्ट रेडियोग्राफी आपको देखना आना चाहिए, एक नॉर्मल एक्सरे को कैसे देखा जाता है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसके लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि एक नॉर्मल एक्सरे और एक कंसोलिडेटेड एक्सरे वो कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये एक आपको जो है बढ़िया प्लस पॉइंट देखेंगे आज आपको मिलेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी आप यूएसजी कई बार आप देख सकते हो, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत पतली होती है, कई बार जो होता है हमको सोनोग्राफी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, बट सोनोग्राफी जो है रेलिवेंट है अभी इन्फेंट के अंदर, न्यूनेट्स के अंदर, बट बच्चा जैसी जैसी साल भर से ऊपर होता जाता है तो सोनोग्राफी वो इतना बढ़िया काम नहीं करती है। बड़े लोगों के अंदर एक्सरे जो चेस्ट एक्सरे पीए व्यू वो बड़े लोगों में हमको कराना पड़ता है, और छोटे बच्चों के अंदर वही पीए व्यू एपी व्यू में कराना पड़ता है, यानी एंटीरो पोस्टीरियर का, क्योंकि बच्चे पीए व्यू में खड़े नहीं हो पाते, ठीक है। ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट हमें देना होता है एज पर द नीड ऑफ ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट, ठीक है। हमको हमेशा ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी दे देना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अगर नहीं भी देते हैं तो आप कवरेज अच्छा करा ले, पेशेंट के फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको एक बार पता लग जाएगा तो आप कल्चर के अनुसार सेंसिटिविटी में जो सबसे अवेलेबल एंटीबायोटिक हो, सबसे लो एंटीबायोटिक को, जो शुरुआती एंटीबायोटिक को, हमेशा वही यूज करना चाहिए, ओके। एज ऑफ चाइल्ड हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का बच्चा है और कौन सा एंटीबायोटिक उसके अंदर सही रहेगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन हमको देखने पड़ेंगे कि कोई पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन के अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लीडिंग, ये सब तो नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। रीसेंट ड्रग सेंसिटिविटी हमको देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों में पेनिसिलिन ओरिएंटेड या पेनिसिलिन डेरिवेटिव के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। एमॉक्सिसिलिन जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एक पेनिसिलिन डेरिवेटिव है, तो बहुत सारे लोगों को के अंदर एमॉक्सिसिलिन यूज करने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ा हमको बचाव रखना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको पूरा अपना जो है एक एंटीबायोटिक का प्लान करना चाहिए। अगर एचएसआर हो रहे हैं तो फिर हमको जो है तो हमको एंटीबायोटिक चेंज कर देना चाहिए, मेरा कहना ये है ना। फिर उसके बाद आता है कि 2 महीने के पहले हमें ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म भी देखने चाहिए, ज़्यादातर हो जाते न्यूमोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस, ये सब जो है एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन के अच्छे कॉम्बिनेशन से जाते हैं। और सस्पिशन ऑफ मेनिंजाइटिस हमको लगता है तो कि जैसे मैंने आपको बताया कि सेप्टिसीमिया, जब हमने बहुत शुरू में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सेप्टिसीमिया हो रहा है, तो कई बार जो है इन्फेक्शन ऑफ ब्लड जिसको बोलते हैं, तो कई बार हमारे उसमें न्यूमोनिया भी होता है और मेनिंजाइटिस भी
हो सकता है, तो चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको देना होगा कि हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए, आईवी लाइन को चला करके न्यूट्रिशन दीजिए, ऑक्सीजन आप अगर हो नहीं है तो मतलब अगर उसका सेचुरेशन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन दीजिए, एंटीपायरेटिक्स दीजिए टू कंट्रोल द फीवर, फिजियोथेरेपी आप चेस्ट की कराइए, थोड़ा मालिश, जिससे कि जो स्पूटम है वो बढ़िया से बाहर निकले। ड्यूरिंग इन्फेक्शन न्यूट्रिशनल नीड जो है वो बहुत जरूरी होती है, उसको आपको अच्छे से करें क्योंकि बॉडी अभी लड़ाई की फेज में है। प्रिवेंट डिस्ट्रेस, लोगों को बहुत मेंटल डिस्ट्रेस भी होने लगता है बैठे बैठे और बीमार होने के कारण, तो उसको भी हमको थोड़ा सा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। फीवर को कंट्रोल करना चाहिए, इन्फेक्शन है तो फीवर होगा तो फिर आपको अच्छी कोई ना कोई एंटीपायरेटिक देनी पड़ेगी। फिर फैसिलिटेट ड्रेनेज, जो भी हमारा बच्चे का जो खांसी जुकाम जो उसको हो रहा है उसको फिर हमको जो है कफ वफ निकालने के लिए कोई साफ सुथरा और एक एसेप्टिक वहाँ पे वो रखना चाहिए, ठीक है। एडजुवेंट के साथ ब्रोंकोडायलेटर्स आप दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत है। एंटी एलर्जिक और स्टेरॉइड्स का भी यूज आप कर सकते हैं एज पर द नीड, ओके। सो दिस इज द एक प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू निमोनिया है। निमोनिया को आयुर्वेद के अंदर उत्फुल्लिका और श्वसनक ज्वर, अधमान वात समफुल्लो दक्ष गुच्छो शिशुर भवेत उत्फुल्लिका स विख्याता श्वास सयथु संकुला। उन्होंने कहा है कि ये रोग रत्नाकर द्वारा दिया गया और बताया गया कि बालक के दाहिने तक कुक्षी में समान अधमान होकर वायु से समफुल्ल हो जाती है, श्वास होता है और श्वास नली में शोथ हो जाता है, इसको उत्फुल्लिका कहा गया है। फिर चरक ने इस व्याधि की मर्यादा 12 दिन कही है और चिकित्सा आदर्श जो कि पुस्तक है जिसके रचयिता राजेश्वर दत्त शास्त्री हैं, उन्होंने इसे श्वसन ज्वर या श्लेष्मो लवण सन्निपात ज्वर कहा है। इसको बालग्रह में जो पित्त ग्रह के समान लक्षणों के बताया गया है और इसकी चिकित्सा के लिए योग रत्नाकर कहते हैं कि निस्सार जलौकाभिरक्तम स जठरात् तदा, शिशु के उदर पे जलौका लगाकर रक्तमोक्षण करना चाहिए। फिर धात्री और माता को औषध युक्त दुग्ध मिलाकर के दुग्ध शोधन कराना चाहिए। जो औषधियाँ हैं वो करकोटक, नागर, कंकोल, अतिविषा, इसके बच्चे के उस पर अग्निकर्म करना है। अग्नि स्वेदेय द्वापी दाहेयत शलाक्या और जठरे बिंदु भी आकारम पृष्ठभागे यथाध्रुवम। उन्होंने कहा कि अग्नि से दहन करना है और बिंदु आकार का दहन करना है और इसके अलावा पिप्पली चूर्ण संभाग अजामूत्र में मर्दन कर 2-1 दिन बालक को जो है 2 टंक प्रमाण में देना है। एक्सरे, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्सरे जो है वो आप कैसे समझ सकते हो एक न्यूमोनिया के केस के अंदर, और एक अगर कोई केस आपका नॉर्मल है तो कंसोलिडेशन अभी भी आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज द एक्सरे ऑफ हमारी ओपीडी का ही एक्सरे है, ये एक नॉर्मल एक्सरे, ओके, ये वाला बगल वाला। हालांकि ये एक्सरे एक बड़े बच्चे का है जिसकी उम्र 9 साल है, और दूसरा वाला एक्सरे जो है वो एक छोटे बच्चे का जिसकी उम्र 5 महीना है, ओके। तो ये एंटीरो पोस्टीरियर व्यू है जो सामने छोटे बच्चे का आप देख रहे हैं, और जो बड़े बच्चे का है वो पीए व्यू होता है, पोस्टीरो इंटीरियर व्यू, ओके। यानी कि जो एक्सरे मतलब फेंका जाता है, जो उसकी किरणें जाती हैं वो पीछे से पीठ की तरफ से आती हैं, जबकि यही जो छोटे बच्चों में होता है वो सामने की तरफ से आती है, यानी एंटीरो पोस्टीरियर। तो ये फर्क होता है छोटे और बड़े बच्चे के एक्सरे को निकालने में, क्योंकि छोटा बच्चा तो खड़ा नहीं हो सकता है, इस वजह से जो है उसको दिखाते हैं। अब देखिए ये इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि देखो ये एक नॉर्मल एक्सरे है, आपको यहाँ पर जाते हुए जो भी वो दिखाई पड़ रहे हैं, आपको सीधा कॉस्टोफ्रेनिक एंगल मैंने बात करी थी ना, दिस इज द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ओके। ये जो आप एक एंगल देख रहे हैं ना यहाँ पे एक बन रहा है, वो कॉस्टोफ्रेनिक यानी कि जो डायफ्राम है और जो हमारा लंग्स है उसके बीच का जो एक शार्प एक्यूट एंगल आपको दिख रहा है, एक इस साइड का है और दूसरा देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है, ठीक है, इस साइड का, दोनों साइड के कॉस्टोफ्रेनिक एंगल।
तो जब यहाँ पर पानी भर जाता है यानी प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है तो ये ऑब्लिटरेट कर जाता है यानी दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, यही बात हम कर रहे थे। पर अभी हमको क्या देखना है, एक नॉर्मल एक्सरे के अंदर और एक न्यूमोनिया के एक्सरे के अंदर कैसा दिखता है डिफरेंशिएशन। तो अभी ज्यादातर आप देख रहे हो तो आपको ब्लैकिश हेजिंग दिखाई पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सरे है और ये ब्लैक सा जो आपको छोटा छोटा सा ये दिख रहा है, ये सब जो वो है वेन्स हैं और वो ब्लड सप्लाई है वो दिख रही है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल चीज आपको दिखाई पड़ रही है, हार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये मिडल के अंदर आपको छोटा सा आपके जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये आपको जो स्पाइन के बीच में एक ब्लैक ब्लैक सा एक वो दिख रहा है, वो आपकी ट्रैक किया है। ओके तो ये एक एक्सरे नॉर्मल है। अब आते हैं हम एक एक्सरे जो हमारे छोटे बच्चे का, यानी कि जिसको निमोनिया हो रखा है, जिसको कंसोलिडेशन हो रखा है। तो अब आप देख रहे हो पूरा जो इसका एक्सरे आपका जो ये साइड है आपकी, मोस्ट ये राइट साइड है। ओके ओके, तो ये जो एक्सरे है उसमें आप देखिए वाइट वाइट हेजिंग दिख रही है। अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड को अगर, तो आपको यहाँ बहुत सारी हेजिंग आपको दिखा रही है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक, ये हेजिंग क्या है, ये सारा कंसोलिडेशन है, यानी कि इस जगहों पर जो है ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं वो सबके अंदर म्यूकस भर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लैक एयरवे दिखाई पड़ना चाहिए अब वो वाइट हो गया है क्योंकि म्यूकस इसके अंदर भर गया है। सो आई होप आपको अभी ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये बहुत ही टिपिकल एक केस है और ये भी केस अपने यहाँ चल भी रहा है, अपना दूसरे का नहीं दिखा रहे। आप देखो आदित्य सिंह है, कल आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए कितना बढ़िया इसके अंदर कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आप नीचे की तरफ आपको दिखेगा, यहाँ दिखेगा, और मिड में पूरा मिड जोन जो है वो पूरा पूरा कंसोलिडेटेड है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन का बहुत ही अच्छा एक्सरे आपको आप सामने दिख रहा है। और अभी आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे एपी और पीए व्यू वाली बात जो हमने बताई, ये देखिए लिखा हुआ है एपी जस्ट एक्सरे एपी व्यू में, है ना। और यहाँ पे भी जब भी वो करते हैं तो राइट साइड का वो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है पीए व्यू, ठीक है। तो बड़े बच्चों के अंदर पीए व्यू होता है और छोटे बच्चों के अंदर एपी व्यू होता है, ठीक। कंसोलिडेशन समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। आप देखना चाहोगे तो कल आपको जो है आपको इसमें दिख भी जाएगा। इसके केस अभी चल रहा है, जब हमारे पास आया था तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन था, अभी दूसरे तीसरे दिन इसका नेबुलाइजेशन चल रहा है, ही इज़ फाइन नाउ। और फिर भी अभी क्या एंटीबायोटिक का कोर्स तो लंबा चलता ही है, ठीक है। छोटे बच्चों के अंदर आपको दवा देने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको अच्छी और तुरंत असरकारी दवाई दें। तो हमको जो है कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़ता है, कभी कभी डबल एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़ जाता है। जैसे मैंने बताया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज होने के बाद दोनों को देना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं जो कि कफ को बाहर निकालते हैं, स्पुटम को बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देते हैं जो आपका वो है जैसे ब्रोंकोडायलेटर रेस्प्यूल्स देते हैं। कई बार हम जो है, अब जैसे इस केस के अंदर हम अभी दे रहे हैं लिवोलिन का रेस्पुल, इसके अंदर साल्बुटामॉल है 0.35 mg का भी हम दे रहे हैं। कई बार हम जब जो थोड़ा इन्फेक्शन होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है नॉर्मल सलाइन कंसनट्रेटेड सलाइन जो होता है वो भी देते हैं, क्योंकि सलाइन भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, तो वो भी देते हैं। लेकिन अभी इस केस के अंदर चूंकि ये टिपिकल निमोनिया है और जिसको हम लोबर निमोनिया बोलते हैं वो आपको दिख भी रहा है इसके अंदर, तो उसको जो है हम अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये एक्टिव केस है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, सुबह आकर के केस आता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे केस है। और दूसरी बात ये आते रहते हैं कई बार, ये मतलब ये रेगुलर मरीज है, ठीक है। आई होप आपको